वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद है कि हम सब खैरियत से होंगे। कल हमने एम्फीबियंस टेट्रापोड की पहली क्लास पढ़ी थी, उसके करेक्टर्स को डिस्कस किया था और उसके ओरिजिन को। अब हम बात करते हैं जी आज हमारे एम्फीबियंस एम्फीबियंस में हम एक छोटा सा रीजन लिखते हैं, ठीक है। और वाई amphibians are unsuccessful land vertebrate। ठीक है जी, तो ये रीजन है हमारा। और इसमें हम कुछ कंडीशंस दिखाते हैं आपको, जिनकी वजह से हमारा एम्फीबिया जो है वो अनसक्सेसफुल है, उसकी प्योर लैंड पर रहने से वो नहीं रह सकता। पहली वजह कि वो कोल्ड ब्लडेड है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, तो दे कैन नॉट बेयर द वेरिएशन इन टेम्परेचर। जो ज़मीन पर जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या गर्म टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, तो ये वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से खुश्की पर रहने के काबिल नहीं है। स्किन स्मूथ है, दे डू नॉट प्रोसेस एनी एक्सोस्केलेटन, इनके ऊपर कोई हेयर नहीं है, कोई स्केल नहीं है। सो दे वांट कोप। कोप माने होता है सरवाइव करना या फाइट करना with the extremes of temperature which has restricted their distribution around the water reservoir। तो इनकी बॉडी पर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, इसलिए ये पानी के करीब ही रहने पर मजबूर हैं। और इनकी नेकेड स्किन की वजह से कैन नॉट प्रेजेंट द कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर। ये प्रिवेंट नहीं कर सकते पानी को लॉस रोकने से। और देम वल्नरेबल टू डीसिकेशन डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं ना, तो डीसिकेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और पानी पूरा स्किन से निकल कर इनको डेथ की तरफ ले जाएगा। इसी तरह इनके एग्स जो होते हैं विदाउट शेल होते हैं, इनके अंडों पर शेल नहीं है, जैसे मछलियों की शेल नहीं है। लिहाजा एग्स आर स्मॉल एंड विदाउट अ शेल, छोटे हैं बगैर शेल के, और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का होना ज़रूरी है, खुश्की पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अंडों पर शेल नहीं है, तो अंडे भी डीसिकेशन हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे अगर पानी में ना दिए जाएं। तो लिहाजा उनको पानी में ही अंडे देने पड़ेंगे। लिटिल यॉक्स इन एग्स, देयर एग्स डू नॉट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक कहते हैं जर्दी को, तो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता जर्दी का, इसलिए लार्वा हैच आउट एट अर्ली स्टेज, पानी में गुजारेंगे एंड गोज मेटामॉर्फोसिस, फिर उनमें मेटामॉर्फोसिस होगा और फिर एक्वाटिक गिल्स में ब्रीथ करने में इनको मदद देते हैं, तो खुश्की पर ये नहीं रह पाएंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है, इट इज़ एन एविडेंट दैट एम्फीबियंस आर ऑलवेज इन नीड वाटर। तो उनको हमेशा पानी की जरूरत रहेगी फॉर मेट, यानी कि मैटिंग करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, टू प्रोपगेट इन वाटर, बट देयर physique did not allow them to invade the sea।
और इनकी फाइसिक यानी कि इनकी फाइलोजेनी, कोई भी क्लास इनकी अलाउ नहीं है कि वो समंदर या दरिया या पानी से बाहर कहीं जिंदगी गुजार सके। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी, अपनी नेक्स्ट क्लास है हमारी रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स। तो करेक्टर्स तो हम जनरली आपको ज़्यादा तेजी से बात कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली हमने रेप्टाइल्स को देखा होगा, जैसे वो हमारी घर की लिजर्ड, हाउस लिजर्ड जो होती है। तो हमारे रेप्टाइल्स का नाम जो है वो इसकी लोकोमोशन यानी कि इसके चलने के तरीके, जिसको कहते हैं, कुरान में भी जिक्र आपको दिया हुआ, पेट के बल चलना। अल्लाह ताला ने एक जगह हमें बताया था कि मैंने जो जानवर मुख्तलिफ वैरायटी के पैदा किए हैं, तो उनमें से कुछ पेट के बल चलते हैं, कुछ चार टांगों पर चलते हैं, कुछ दो टांगों पर चलते हैं। तो ये वो हैं जो पेट के बल चलते हैं। रेप्टम, रेप्टम मीन्स होता है टू क्रीप करना, क्रॉलिंग करना। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। हर्पेटॉन मीन्स होता है रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स की स्टडी को हम हर्पेटोलॉजी भी कहते हैं। 5,000 स्पीशीज हमें मिलती हैं इनकी दुनिया भर में, जो कि नेम्ड है, यानी उनके बारे में हम जानते हैं। हैबिटेट हमारे पास प्रीडोमिनेटली ये टेरेस्ट्रियल हैं, क्रीपिंग करेंगे या फिर बिल बनाएंगे, और ऑलमोस्ट सारे ही कार्निवोरस हैं सिवाय इक्का दुक्का, जैसे लाइक ग्रीन टर्टल है या लैंड टर्टल है, तो वो कार्निवोरा नहीं होते, वो हर्बीवोरा होते हैं। उनमें से भी कुछ कार्निवोरा हैं। इसे हम फर्स्ट लैंड वर्टेब्रेट का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये पानी पीने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी में अंडे नहीं देने इन्होंने। और अपनी पूरी ज़िंदगी स्टार्ट से यानी हैचिंग के बाद से ये सारी ज़िंदगी इनकी कहाँ गुजरेगी? ड्राई लैंड पे गुजरेगी। इसलिए हम इनको फर्स्ट लैंड वर्टेब्रेट का नाम भी देते हैं। इसी तरह इनकी बॉडी अगर देखें तो बायलैटरल सिमेट्री एज यूजुअल, और बॉडी को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हेड वाज़े नज़र आता है, ट्रंक हमें नज़र आता है, ठीक है ना। और हमारा नेक भी है, इसमें ट्रंक भी है, टेल, टेल भी इसमें ऐसी होगी जिसमें वर्टेब्रल कॉलम तक मौजूद होगा, यानी टेल के अंदर वर्टेब्रल कॉलम मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन हम देखें तो इसका हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, इसके पास बॉडी के एक्सोस्केलेटन में स्केल्स हैं, ये शील्ड होती हैं या फिर प्लेट्स होती हैं। जैसे आपने अपने टर्टल को देखा, उसके ऊपर शील्ड पूरी मौजूद है। स्किन ड्राई है, कॉन्फाइंड, डिवोट ऑफ ग्लैंड्स, मुख्तलिफ ग्लैंड्स इसमें मौजूद है, जो स्केल बनाने में या शील्ड बनाने में या प्लेट बनाने में मदद देते हैं। क्योंकि बॉडी के ऊपर जैसे हमारे हेयर्स हैं, तो हमारे हेयर्स भी बनने के लिए वहाँ ख़ास तौर पे ग्लैंड्स मौजूद होने चाहिए, ताकि वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए अपने केमिकल्स को एक जगह जमा करें। तो इनकी स्किन पर भी ऐसे ही होता है। लिम्स इनके चार यानी कि टू पेयर्स होते हैं, और ये पेंटा मीन्स पांच, टेक्टाइलिस उंगलियां, तो पांच उंगलियां होंगी इनके पाँव में या लिम्स में। अगले पाँव पिछले पाँव दोनों की बात कर लें, और ख़ास तौर पर हम कहते हैं कि इनमें हॉर्नी क्लॉज मौजूद होंगे, नाखून वो मौजूद होंगे। कुछ ऐसे भी रिप्टाइल्स हैं जिनमें लिम्स एब्सेंट हो सकते हैं, लाइक हमारे स्नेक्स हैं, उनमें लिम्स नहीं होते। ये स्नेक जो है ये भी रेप्टाइल्स हैं। माउथ जो टर्मिनल है, जॉज बेयर सिंपल कोनिकल टीथ, इन टर्टल टीथ रिप्लेस बाय हॉर्नी बीक्स।
सिर्फ टर्टल में ऐसा होता है कि वहाँ पर बीक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, वरना बाकी सारे के सारे जितने भी हमारे रेप्टाइल्स हैं उनमें सब में हमारे जो है वो मौजूद होंगे दांत, और दांत भी थिकोडोंट्स होंगे। ठीक है, थिकोडोंट माने होता है ऐसे दांत जो किसी सॉकेट के अंदर मौजूद हों, किसी गैप में उनको फिटिंग की गई हो। मछलियों में या एम्फीबियंस में दांत ही नहीं थे भी तो बहुत कम, और मछलियों में जो दांत थे वो ऊपर लगे होते थे, गैप में नहीं। ईशा ने पूछा टर्टल और टॉर्टॉइस में क्या फर्क है। पहले टर्टल जो होता है पानी में रहता है, इसकी जो शेल जो प्लेट है ऊपर वो चपटी होती है, इसके पाँव में क्लॉ नहीं होते बल्कि पैडल बना होता है, और उसका माउथ जो है ना आगे बाहर की तरफ थोड़ा स्नाउटेड होता है। जबकि जो टॉर्टॉइस होता है उसकी अभी हम तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, तो उसको देख लीजिएगा। बाहर उसका शेल जो है वो राउंडेड होगा, और उसके पाँव में क्लॉज होंगे, उसका माउथ राउंडेड होगा, वो खुश्की पर रहेगा। ठीक है जी, तो ये बात हमारी यहाँ पर हो गई। आगे कुछ करेक्टर्स और हैं रेप्टाइल्स के, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। और हार्ट की बात करते हैं जी पहले। दिल इनका 3 चैम्बर्ड है एज एम्फीबियंस, सिवाय एक फैमिली जो क्रोकोडाइलिया कहलाता है, यानी क्रोकोडाइल्स के नाम से आप जानते हैं, उनमें 4 चैम्बर बने हुए। और जो वेंट्रिकल है उसके बीच में एक सेप्टा मौजूद होता है, तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल बन जाता है। बाकी सब एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेस्पिरेशन लंग्स थ्रू आउट द लाइफ इसमें मौजूद होगी। एक्सक्रीशन के लिए किडनी इसमें मौजूद है। फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल अलग अलग होगा, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, मेल स्पर्म्स को फीमेल के अंदर ओविडक्ट में पहुंचाएगा। और इसे हम ओवी पैरस के एनिमल कहते हैं, हमने पहले भी लफ्ज पढ़ा था। एम्फीबियन में ओवी पैरस का मतलब है अंडे देने वाले। लेकिन एम्फीबियंस और फिशेस में जो अंडे होते हैं वो विदाउट शेल होते हैं, लेकिन यहाँ पर लेदरी, नर्म, लेदर होता है ना चमड़ा, तो होता तो मोटा है लेकिन होता वो सॉफ्ट है। तो इसी तरह इनका जो शेल होता है वो हमारी ये बर्ड्स वगैरह का शेल है ना, वो कैलकेरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सख्त होता है। लेकिन रेप्टाइल के जो शेल है वो थोड़ा सा लेदरी होता है, मगर शेल मौजूद होता है। इनकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड एमनियन, इसीलिए हम इसको एमनियोटा भी कहते हैं इन एनिमल्स को। एमनियोट्स हमने कल शायद जिक्र किया था, आपको कहा था कि ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के ऊपर एक कवरिंग है, और वो कवरिंग कहलाती है क्या, एमनियन मेम्ब्रेन। तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इन्हें एमनियोटा भी कहते हैं। डेवलपमेंटल डायरेक्ट है, यानी जो भी बेबी बनेगा वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक, जर्दी और एल्बुमिन इसमें मौजूद है। एल्बुमिन जो है वो इसको ग़िज़ा प्रोवाइड कर रहा होता है, यॉक को डेवलपमेंट कर रही होती है, और मुकम्मल तौर पर जो भी एनिमल का बेबी है वो प्रोड्यूस्ड होगा और एग से बाहर निकलेगा, अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लार्वल स्टेज नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन 177 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स प्रेजेंट हैं, उनमें डिफरेंट लाइक टॉर्टॉइस एंड टर्टल, मैनी स्पीशीज ऑफ टेस्टुडो या लैंड टॉर्टॉइस या टर्टल इंक्लूडिंग चिलियन माइटिस बड़ा मशहूर है और बहुत सेव किया गया, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में किया गया था ग्रीन टर्टल को। हमारे पाकिस्तान में ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं साहिल पर, आपके सी जो ये है ना सैंडस्पिट का इलाका, यहाँ पर आकर अंडे देते हैं ये। लिजर्ड में हमारे पास हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, यहाँ कैलोटस वेर्सिकलर गार्डन लिजर्ड या गिरगिट जिसे आप कहते हैं,
यूरोमास्टिक हमारे पास है। स्नेक में वाइपर, रसेली या क्रेट, पाइथन और दूसरे समंदर में पाए जाने वाले स्नेक मौजूद हैं। इसी तरह क्रोकोडाइल भी हमारे पास मौजूद हैं, और वो क्रोकोडाइल की वैसे अगर तादाद देखी जाए तो कम है, मगर बहरहाल मौजूद है। ये है हमारा जी लैंड टर्टल, जिसको हम टॉर्टवाइस कहते हैं। ठीक, ये देख लें आप, इसका माउथ राउंडेड है, ये इसकी जो शील्ड है वो राउंडेड है, और हाथों में यहाँ आपको कोने में आखिर में नाखून नज़र आ रहे हैं। ठीक, जबकि ये हमारा ग्रीन टर्टल है, और इसकी शील्ड हम देखें थोड़ी सी फ्लैटेड है, और पाँव में नाखून नज़र नहीं आएंगे, पैडल होंगे ताकि पानी में ये स्विम कर सके, और ये स्नाउट आगे छोटी सी नज़र आएगी। ये आपकी मशहूर मारूफ चीज़ जिसे वॉल लिजर्ड कहते हैं, और बाकायदा तौर पर बड़ी मशहूर है, हर घर में ऑलमोस्ट मिल जाएगी, और डरती है बेचारी आपसे और आप डरते हैं इससे। ये हमारी गार्डन लिजर्ड, जिसको हम गिरगिट का नाम देते हैं, ये जिस जगह होगी वहीं अपने कलर को चेंज कर लेती है, क्योंकि इसके पास जो स्केल्स हैं ये उन स्केल्स को डिफरेंट एंगल पर ले जाती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस। टर्टल और टॉर्टॉइस बेटा दोनों स्लो चलते हैं, बिल्कुल दुनिया के सुस्त तरीन जानवरों में शुमार होता है इनका। ये हमारा यूरोमैस्टिक है, ये वाइपर है हमारा, ये क्रेट, और ये हमारा पाइथन। पाइथन जो है वो साइज में तो बड़ा होता है काफ़ी, लेकिन नॉन पॉइजन होता है, उसमें जहर नहीं होता। जैसे आपने वो देखा होगा, एक मूवी बनी थी, क्या नाम था उसका, एक मूवी में देखा था, उसमें स्लो नहीं चल रहा था, तो वो तो मूवी है ना बेटा, लेकिन रियल आप देखेंगे ना तो बहुत स्लो चलता है। ठीक है जी। ये रेप्टाइल्स के आगे एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और है, और पास हिस्ट्री कभी कभी आपको रेप्टाइल्स की पूछी जाती है कि भाई रेप्टाइल्स की पास हिस्ट्री बता दें। तो रेप्टाइल्स इवॉल्व इन द मीसोजोइक एरा, यानी 225 से 70 मिलियन ईयर्स पहले हमें इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी हमें नज़र आती है। एट दैट टाइम रेप्टाइल्स डोमिनेटेड द अर्थ, और ज़मीन पर ये उस वक्त सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में थे। So they are known as giant reptiles or dinosaurs, means terrible lizard. Dinosaurs का मतलब होता है terrible lizard। तो ये हमें उस वक्त अच्छी तादाद में भी थे और अच्छे साइज में भी थे, और यही वजह इनकी थी कि इनकी जो मादूमियत यानी ख़त्म होने की वजह भी इनका साइज और इनकी तादाद। डायनासोर्स perished in the beginning of Cenozoic era about 70 million years ago। 70 मिलियन ईयर्स पहले हम यूँ समझ लें कि इनकी तादाद अचानक से कम होती है, तबाह और बर्बाद होती है, ख़त्म होती है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो फिर लड़ाई भी होगी, और ग़िज़ा का उतना ही ज़्यादा फाइट भी करनी पड़ेगी, और ज़मीन ने भी उस वक्त अपने आप को चेंज किया था, तो वो भी इनके ऊपर असरअंदाज हुआ, और बड़े साइज़ के जितने भी हमारे डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गए। They have powerful jaws containing a large number of 1 foot long powerful teeth। यानी हम आम तौर पर एक एक फुट के उनके दांत हमें नजर आते हैं जो हमें फॉसिल मिले। ब्रोंटोसॉरस आर द स्मॉल, नहीं ये स्मॉलर नहीं, ये बड़ा है, काफी लार्जर है, हर्बीवोरा होता है। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा हटा ही दें यहाँ से, तो ये जो है लार्जेस्ट है। ठीक है, और 82 फीट लॉन्ग एंड 16 फीट हाइट, जबकि हमारा इससे थोड़ा छोटा साइज का, और वो हमारा जो है वो
ज़्यादा बड़ा है लेकिन लार्जेस्ट नहीं। 60 फीट उसकी हाइट है और 20 फीट उसकी लंबाई ऊंचाई है। और टायरनसोरस, ठीक है, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। ये समझ लीजिए उस वक्त की पिक्चर है जब ज़मीन अपने खदोखाल अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही थी। बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पर ब्लास्ट हुए, बहुत बड़ी जलजले अर्थक्वेक आए, तो उसमें ये बड़े एनिमल्स सरवाइव बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ये ब्रोंटोसॉरस है। और ये आपने अगर एक मूवी में देखा हो, टायरेनोसॉरस, जो जुरासिक पार्क बनाई थी ना, तो ये उसमें आपको नजर आएंगे। तो ये भी अच्छी खासी हाइट है, 60 फीट की हाइट। और ये कार्निवोरा है, ये हर्बीवोरा थे, ठीक है। तो ये हमारे पास हिस्ट्री। और अब बिल्कुल वैसे ही सवाल जैसे आपसे पूछा गया था एम्फीबियंस में, वो भी हमारा यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बुक में से ले चलूँ आपके पास जनाब, पेज नंबर 227 पर आखिरी हेडिंग लगी है, उसके ऊपर आप लिखिए वाई reptiles are called successful land vertebrate, called successful land vertebrate। तो अब इसके आंसर में आपको यहाँ से पॉइंट एज बिल्कुल कंपैरेटिव कर लें आप एम्फीबियंस जैसे थे ना। तो एम्फीबियंस में आपने जो कुछ लिखा है उसके बिल्कुल अपोजिट, कि ये लैंड पर रहने के काबिल किस तरह बने। मेरी यहाँ पर स्लाइड में मैंने आपको शो नहीं कर रहा, आपसे बुक में से देखिए। पहली बात तो कि इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, थर्ड लाइन में लिखा हुआ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये पहला पॉइंट आपका। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए आप एमनियोटिक एग इनमें मौजूद है विथ लेदरी शेल, ये पहला पॉइंट हो जाएगा पूरा। दूसरी बात हम करते हैं जी, इनमें टेम्परेचर को चेंज द एबिलिटी टू सस्टेन द frequent temperature on land, क्योंकि इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। अब आप इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अपने लिए, बिकॉज द एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी स्केल इज प्रेजेंट। तो ये अपने उस टेम्परेचर को जो अचानक से ज़मीन पर बदल जाता है उसको बैलेंस कर सकते हैं। पानी को रिटेन करने के लिए अगले पेज 28 पर तीसरा पॉइंट, supplemented by such more development kidney, they have more developed kidney to retain enough water and excrete concentrated urine। तो यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, they have developed kidney to retain enough water and excrete concentrated urine, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं they have developed limbs with claw for use digging, climbing या fighting against the predators, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आप 4-5 पॉइंट बनाकर इसका आंसर लिख सकते हैं आराम से। फिर इसके बाद जनाब हमारे मैंने आपको एग्जाम्पल तो दिखा दी, हमारे पास अब आती है न्यू नेक्स्ट क्लास, और वो है हमारी बर्ड्स या एव्स। बर्ड्स की हमें मालूम है बाईपेडल फ्लाइंग, बाईपेडल का मतलब दो पेडल, दो पर वाले उड़ने वाले परिंदे या जानवर जिनको हम बर्ड्स का नाम देते हैं। और स्टडी ऑफ बर्ड एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं
ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। डाइवर्सिटी यहाँ पर 9,000 स्पीशीज हैं बर्ड्स की दुनिया भर में, और पूरी दुनिया में फैली हुई है मुख्तलिफ किस्म की। साइज 2 ग्राम से लेकर वेस्ट इंडियन ह्यूमिंग बर्ड से लेकर 150 केजी तक की बड़ी ऑस्ट्रिच हमें मिलती है। ह्यूमिंग बर्ड अगर आपने देखा हो तो बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही क्यूट सा परिंदा होता है, बड़ी तेजी से, यानी कि सबसे तेज फ्लाइट उसी की है। परों को जितनी तेजी से वो मूव करता है उसमें हमारे बर्ड्स मुकाबला नहीं कर सकते। बॉडी शेप, बॉडी इज मोर और लेस स्पिंडल शेप, स्पिंडल लाइक शेप होगी, इलोंगेटेड सी, और हेड, नेक, ट्रंक और टेल। यहाँ पर टेल जो होगी वो विदाउट वर्टेब्री, वर्टेब्रल कॉलम होगी। नेक आमतौर पर बड़ी होती है, वाजे होती है बिल्कुल। बीक में जॉ बोन्स prolonged into a toothless beak or bill which act as a pair of forceps। तो इसने जो है वो अपने आप को चेंज किया थोड़ा सा, और जो जॉ है उनको टूथलेस कर दिया, दांत नहीं है उसमें, और एलोंगेट करके, लंबी करके। यहाँ मॉडिफिकेशन मुख्तलिफ शक्ल की है, अलग अलग परिंदों में अलग अलग बीक होती है, चोंच जिसे हम कहते हैं। जैसे बिल हमारे डक में चौड़ी सी होती है। बाल ये पकड़ने का काम करती है, जैसे फॉर्सेप पकड़ता है ना, और ये दाना चुगने में दाने को सीधा डायरेक्टली खा लेते हैं, तोड़ते नहीं है। Exoskeleton is epidermal and horny, represented by feathers, scales on leg, sheet on beaks, claw। तो ये सब एक्सोस्केलेटन, नाखून और बीक के ऊपर एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। पाँव पर इसके स्केल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते लेकिन स्केल होते हैं, और पूरी बॉडी पर फीदर्स यहाँ पर मौजूद है। एंडोस्केलेटन इसका फुली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड का मतलब हड्डियों से बना हुआ, ठीक है, हड्डी से बना होता है, लेकिन हल्का मगर मजबूत। और लॉन्ग बोन्स हमारे पास इसमें होती है न्यूमेटिक। पी साइलेंट है, न्यूमेटिक का मतलब होता है अंदर से खाली। आपने अगर, आप तो खाते ही रहते हैं जाहिर सी बात, बच्चे हमारे जो है वो मीट वगैरह तो लेते नहीं है, सिर्फ चिकन का गोश्त ही खाते हैं। तो आपने देखा होगा चिकन की बोन्स को अगर आप हाथ से तोड़ना चाहें तो आराम से टूट जाएगी 2 हिस्सों में, और अंदर आप देखेंगे तो अंदर से खाली जगह, आपको गैप काफ़ी मिलेगा। जबकि आप वैसे ही किसी मीट, यानी किसी काऊ या गोट वगैरह की हड्डी को हाथ से तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो सॉलिड होती है जैसे हमारी। तो इनकी हड्डी किसी वजह से सॉलिड नहीं होती, इनको फ्लाइट एडॉप्टेशंस में हम ये बात आपको बताएंगे। लिम्स 2 पेयर हैं, यानी कि 4 हैं, लेकिन फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। अगले बाजू जो हैं वो मॉडिफाइड हो गए परों में। हाइंड लिम्स लार्ज भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वॉकिंग के लिए भी, भागने के लिए भी, पर्चिंग के, जैसे फैल्कन है या ईगल है तो पर्चिंग करती है फूड कैप्चरिंग करने के लिए, या फिर अगर डक वगैरह है तो स्विमिंग करने के लिए। तो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग इन्होंने अपने अंदर थोड़ा सा चेंज कर लिया। पैक्टिन, बर्ड्स हैव लार्ज आई बॉल एंड पैक्टिन ऑन देयर आईज। अगर आपने किसी बर्ड को गौर से देखना हो तो आप देखिएगा, उस रेप्टाइल्स को भी देखिएगा। अच्छा, मछली को तो आपने देखा होगा, अगर मछली आपके घर में हो तो मछलियाँ या फिशेस, आप कहेंगे जी बड़ा मशहूर मुहावरा कि जी सोती नहीं है। हम क्यों कहते हैं ऐसा? हम इसलिए कहते हैं कि उसकी आंखें बंद आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आईलिड नहीं होते, बल्कि उसके ऊपर एक लेयर मोटी विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है आंख के ऊपर। वो काफी बड़ी होती है, यानी फुल होती है, पूरी आंख को कवर करती है। तो उसको आंख बंद करने की, झपकने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आईलिड्स नहीं होती उसे। तो वो सो रही होती है खड़े खड़े पानी में, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि उसकी आंख तो खुली हुई है। इसी तरह रेप्टाइल्स में आईलेट्स हैं, लेकिन पेक्टिन की एक लेयर मौजूद है। और ज़्यादा लेयर जो हमारे बर्ड्स में पेक्टिन की होती है, तो वो फोकस करने में दूर तक, जिस तरह आप
बाइनोकुलर यूज करते हैं ना फोकस करने के लिए, एक बीच में रिंग सा होता है जिसको आप अप एंड डाउन करते हैं तो फोकस हो जाता है। तो पैकेटिंग भी हमारी इसी तरह की फोकस करने में मदद देती है। सायरिंग्स करेक्टर है बर्ड्स का, अ साउंड बॉक्स और सायरिंग्स प्रोड्यूसिंग वॉइसेस lies at a near the junction of trachea and bronchi. ट्रैकिया और ब्रोंकियाई जो गले में सांस लेने की नालियां हैं उनके पास ही साइलेंस होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो आवाज पैदा करता है। तो इसीलिए आपने देखा कि बर्ड्स गाना गाते हैं या मुख्तलिफ किस्म की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौवा भी गाना गा रहा है बेचारा अपनी तरफ से, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लग रहा बाहर, लेकिन वो उसके बाद भी साइलेंस मौजूद है। हार्ट इन बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। अब हमारे बर्ड्स में और मैमल में 4 चैम्बर हार्ट है और डबल सर्किट है। डबल सर्किट का मतलब होता है कि जो हमारे आर्टरीज और वेन्स का निज़ाम है वो एक अलग अलग पूरा फुल डबल बन गया, यानी लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट में और अलग वेंट्रिकल में, और फिर अलग वेंट्रिकल से होकर वो बॉडी की तरफ जाएगा। तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को भेजा जा रहा होता है, मिक्स नहीं होता। मिक्स कहाँ होगा? रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में और फिशेस में, क्योंकि वहाँ सिंगल सर्किट होगा। ये हमारा डबल सर्किट सिंगल सर्किट जो है वो हम अपने लास्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का डेवलपमेंट भी देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें बड़ी ज़बरदस्त है। हाईली मॉडिफाइड लंग्स इन बर्ड्स आर इन इलास्टिक एंड सप्लीमेंटेड बाय एयर सैक। लंग्स के साथ साथ ही एयर सैक भी लगे होते हैं, हवा की थैलियाँ। ये भी इनके एक फ्लाइट एडॉप्टेशंस भी है उड़ने के लिए, और हवा की थैलियाँ इनकी बॉडी को हल्का करती हैं, साथ ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग फ्लाइट के लिए। जैसे आपने अगर भागना है तो अगर आपके पास ऑक्सीजन आपके लंग्स में एक्स्ट्रा आ जाए किसी तरीके से तो आप ज़्यादा देर तक भाग सकते हैं। इनके पास एयर सैक्स होते हैं जो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो वजन कम हो जाता है, दूसरा लॉन्ग फ्लाइट में ऑक्सीजन आसानी से इनको अवेलेबल होती है। हमारे फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल ओकीलियोथर्म्स थे, ये होम्योथर्म्स हैं। वार्म ब्लडेड जिसे हमने पढ़ा है ना कभी बचपन में, तो ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आमतौर पे इनका टेम्परेचर 39 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमसे ज़्यादा ही होता है मुख्तलिफ बर्ड्स का। ठीक है, ये भी ओवीपेरस हैं, एग देते हैं और एग पॉलीलेक्थल होता है। पॉलीलेक्थल का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में यॉक, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, तो इसीलिए हम पॉलीलेक्थल का नाम देते हैं इसको, और उसके ऊपर कवर होता है हार्ड कैल्केरियस शेल। तो अगली सर्दियों में, गर्मियों में बल्कि आप मुर्गियाँ पाल लीजिएगा ताकि अगली सर्दियों में आपको भी घर के अंडे, देसी अंडे मिल जाएं। इमरान साहब ने इसीलिए कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि इस सर्दियों में 18-19 रुपए का अंडा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने भी प्लान यही किया कि मुर्गियाँ पालें तो अपने घर में देसी अंडे खाएं। हम्म? ये एमनियोट्स हैं, क्योंकि रेप्टाइल भी एमनियोट्स है, ये भी एमनियोट है, तो इनकी भी डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो बनता है उसके ऊपर एमनियोनिक लेयर मौजूद होती है, इसलिए हम इनको एमनियोट्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन बर्ड्स में इंटरनल होती है, और मगर अंडा जो है वो बाहर बॉडी से आने के बाद उसमें चिक फॉर्मेशन होती है, चिक उसमें बनता है, डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। इनडायरेक्ट लार्वा शार्वा नहीं बनता, ठीक है ना, कंप्लीट चिक बनता। तो ये हमारे करेक्टर्स थे हमारे बर्ड्स के। अब हमारे बर्ड्स में एक यूजुअली सवाल हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, और सवाल आपको ले चलते हैं। पहले सवाल आपको नाम पेज नंबर है 230 पर, ठीक है, और वहां पर आपसे हम पूछते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन राइट द डिफरेंस बिटवीन
running birds and flying birds. ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रनिंग बर्ड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स. एक दफा लास्ट स्लाइड फिर दिखा देती हूँ, ये नहीं देख लें जब तक मैं सवाल भी लिख देता हूँ. और राइट द डिफरेंस between ratity and carinity. Running birds या flying birds. और क्लास का नाम लिख सकते हैं वो ratity या carinity. ठीक है जी. हाँ जी ईशा जी हो गया. ओ इरसा. अच्छा जी हो गया जी, सर जी हो गया जी. चलें जी. तो डिफरेंस बहुत आसान है और अक्सर आपको ये डिफरेंस मिलेगा. पहले हम रेटिटी की बात करते हैं जी. साइज इंक्लूड्स मॉडर्न बिग साइज फ्लैटलेट्स बर्ड. फ्लाइटलेस या हम इसको रनिंग बर्ड्स के नाम से जानते हैं. ये फैमिली या जो हमारी क्लास है उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे बर्ड्स के वो बड़े साइज के होंगे और उड़ने की सलाहियत ज़रा नहीं होगी उनमें. वेट इनका, दीज हैव कंपैरेटिवली हैवी वेट. वजन ज़्यादा सी बात है, साइज ज़्यादा है तो वजन भी ज़्यादा होगा. और विंग्स आर इन वेस्टिजियल फॉर्म. वेस्टिजियल का मतलब होता है जो चीज़ जिस्म में मौजूद हो ऑर्गन मगर वो काम ना कर. कीवी है, ऑस्ट्रिच है, इनके पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, छोटे भी हैं इनकी बॉडी के हिसाब से. जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं जिक्र किया होगा कि हमारे कान के मसल्स हैं मौजूद. तो मसल्स हमारे कानों में वेस्टिजियल. हमारे पास अपेंडिक्स है, वो भी हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है. हमारे आंखों में भी मेम्ब्रेन है, जैसे बर्ड्स में भी ना बड़ी होती है मगर हमारी आंखों में मेम्ब्रेन सिर्फ एक निशान के तौर पर है, वेटिलाइन मेम्ब्रेन. तो वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी ऑर्गन तो मौजूद है मगर वो फंक्शनलेस है. ठीक है जी. इसी तरह इंपॉर्टेंट स्टर्नम. स्टर्नम इज फ्लैट विदाउट कील. आपको याद होगा, आप लोग तो खैर खूब खाते हैं जी चिकन चिकन. तो चिकन में जो उसका चेस्ट होता है, ठीक है, अगर मैं उसके चेस्ट बोन की बात करूं, चेस्ट के फ्लैश की बात करूं तो ऐसे करके आपको चेस्ट का फ्लैश मिलता है ना. चिकन टिक्का खाते हैं ना, तो इसमें यहाँ पर हमारे एक बोन होती है ऐसे करके, चपटी हड्डी ट्रायंगल शेप में. उसे हम स्टर्नम कहते हैं, सीने की हड्डी. तो जो रनिंग बर्ड्स हैं उनकी ये स्टर्नम फ्लैट या राउंडेड होती है, कील नुमा नहीं होती, यानी ऐसे कील नुमा नहीं होती. तो या तो फ्लैट यूं गोल होगी या फ्लैटेड होगी, क्योंकि ये उड़ने में मदद देती है. डिस्ट्रीब्यूशन इनका restricted. For example, ostrich is found in Arabian countries, Africa. Grebe is found in South America. Emo and Kosovari in Australia. Penguin at frozen shore of Antarctica. तो ये अभी री क्या है, इमो क्या है, ये भी अभी आपको मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगा तो आपको नजर आ जाएगा. ऑस्ट्रिच वगैरह तो आपने देखी होगी. ठीक है, ये देख लीजिए जी, ये है हमारी री. और री और ईमो आमतौर पे आपको मिलती जुलती नज़र आती हैं. जैसे कि स्पीशीज़ का फ़र्क होता है, फेस का यहाँ फ़र्क आता है, बॉडी का भी फ़र्क है. और ये है हमारी जनाब
कोसवरी। तो ये काफी बड़े हैं, आप देखें विंग्स इनमें जो है वो नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इनके विंग्स जो है वो छोटा सा निशान जरूर होगा। ठीक है जी, तो ये कहलाते हैं रनिंग बर्ड्स, ये उड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर कैरिनिटी में हमारे पास स्मॉल साइज का फ्लाइंग बर्ड्स कहलाएंगे। सवाल आ गया जी कोई, तीनों एक ही है ईशा? क्या बात है जी ईशा, ईशा कह रही तीनों एक ही है जी। ऐसा नहीं है भाई, तीनों अलग अलग हैं। ये बेटा इसके ऊपर देखो, ये नजर आ रहा है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चरदार, इसकी ये यहाँ पर ये नजर आ रही, और इसकी शेप राउंडेड है थोड़ी सी, ब्लैक। ये आप देखेंगे, ठीक है ना, ये जो है ये हमारी री है, और इसकी ईमो, इसकी फेस में फर्क है। स्ट्रक्चर elongated है तकरीबन ऐसा ही, लेकिन फेस में फर्क है। और पिक्चर निकाल कर देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च करके री ईमो की। पेंगुइन भी आपने देखा हुआ, वो भी उड़ने के काबिल नहीं, पानी में तैरता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वेट इनका तकरीबन कम होता है हमारी दूसरी इन फ्लाइटलेस बर्ड्स की निस्बत। और विंग्स जो हैं वो फंक्शनल होते हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं विंग्स के। स्टर्नम इज बोर्ड शेप्ड या कील शेप, बोर्ड की तरह थोड़ा सा होगा, और यहाँ पे कील शेप होगा। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पूरी दुनिया में ये मिलते हैं फ्लाइंग बर्ड्स, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है इनका कि खास जगह पर है। ठीक है, ये दुनिया के हर ऑलमोस्ट जगह पर आपको नजर आ जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस आप ये कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फ्लाइट एडॉप्टेशन इन बर्ड्स। पेज नंबर 232 पर है, और एक क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे जो पीछे 231 पर ही है, लेकिन हम पहले आ जाए 232 पर। और 232 पर फ्लाइट एडॉप्टेशन बर्ड्स। परिंदे उड़ने के लिए अपने अंदर क्या चेंज पैदा किया उन्होंने कि वो उड़ने के काबिल बन गए? सबसे पहला बॉडी शेप, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, और ये सब जरूरी है कि स्पिंडल शेप हो ताकि हवा को ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ किया जा सके और उससे रेजिस्टेंस कम से कम। लॉस ऑफ वेट, इन्होंने क्या किया कि जो बर्ड्स होते हैं फ्लाइंग बर्ड्स खास तौर पे, उनके अंदर अपने वजन को कम करने के लिए उन्होंने दांत, पीक विदाउट टीथ है ना, वो नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, ये यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए क्या बनता है? वेस्ट, वाटरी, यूरिन। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पास यूरिनरी ब्लैडर इन्होंने गायब कर दिया, ताकि यूरिनरी ब्लैडर बनेगा तो उसमें यूरिन जमा करना पड़ेगा, वेट बढ़ जाएगा। टेल इज शॉर्ट एंड विदाउट टेल वर्टिब्रा। टेल ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने के लिए ऐसी रखी गई है कि छोटी हो कम से कम, और उसमें टेल वर्टिब्रा ना हो, फीदर्स हो, ताकि वजन कम से कम हो। सिंगल ओवरी और सिंगल ओविडक्ट होता है। आमतौर पर पेयर ऑफ ओवरी होते हैं फीमेल में किसी भी एनिमल की, अगर आप हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें ओवरी और ओविडक्ट सिंगल है, एक एक है। विंग्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फोरलिम्ब। फोरलिम्ब्स में विंग्स को, विंग्स में कन्वर्जन हो गए, और विंग्स परफॉर्म इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक बाय द फ्लाइट मसल। तो इसमें फ्लाइट मसल स्ट्रॉन्ग है, और उनकी मदद से ये अपने विंग्स को कवर और रिकवरी स्ट्रोक चलाते हैं, जिनकी मदद से परिंदे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। अब उड़ने के लिए या फ्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो इनकी बॉडी में फ्लाइट एडॉप्टेशन में बर्ड्स ने अपनी हाई डिमांड ऑफ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन को ज़्यादा सपोर्ट दिया। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फूड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, और ऑक्सीडाइज करने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए इनकी बॉडी में जो है वो लंग्स प्लस एयर सैक इनके लंग्स में भी होते हैं, और इनकी इवन बोन में भी होते हैं। तो ज़्यादा
एयर सैक, एयर सैक में मौजूद हैं, और एयर सैक्स आर कनेक्टेड विद लंग्स एंड बोन्स ऑन द अदर साइड। तो बोन से भी अटैच होते हैं और लंग से भी अटैच होते हैं। इस तरह से मैंने आपको पहले कहा था ना कि दो काम कर रहे होते हैं, एक तो वेट को कम कर देते हैं, दूसरा क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा जमा करके रखते हैं। तो इस तरह इनकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी भी पूरी हो जाती है, वजन भी थोड़ा कम हो जाता है। मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इनमें एक अच्छा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम मौजूद है, हम उसे कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में ये क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा था ना कि ये वार्म ब्लडेड है। तो वार्म ब्लडेड होना ज़रूरी है। हवा ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर ज़रा टेम्परेचर कम होता है और लोएस्ट एरिया में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए अब ये क्या करेंगे, इनका एक अपना टेम्परेचर है जिसको ये मेंटेन कर रहे होते हैं थ्रू द थर्मो रेगुलेशन। जैसे हमारे अंदर भी है ना, हम थर्मो रेगुलेट कर रहे होते हैं अपने टेम्परेचर को, और हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रहता है। तो ये भी इसी तरह से 30 डिग्री, इनके पास 38 से लेकर 40 डिग्री तक टेम्परेचर होता है मुख्तलिफ बर्ड्स में। तो उस प्रोसेस को थर्मो रेगुलेशन करना कहते हैं। ये देखिए, ये इनके लंग्स हैं और ये एयर ब्लैडर्स है, और ये भी एयर ब्लैडर हैं जो बोन्स तक जा रहे हैं। तो इस तरह से ये एयर ब्लैडर लंग्स से अटैच है, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा रख लेते हैं अपने पास, और उनकी मदद से ये आसानी से उड़ने में इनको मदद मिलती है, साथ में एनर्जी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारा पेज नंबर 231 पर एक शॉर्ट सा टॉपिक है जिसे हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है, टाइम देखते हैं अगर हमारे पास है, तो टाइम तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। और अभी अगर कोई बात पूछनी जिसने, वो पूछ ले, और जिसने जाना है वो बेशक उसकी छुट्टी जा सकता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैर खैरियत से रखे और आने वाले वक्तों में बुराइयों से दूर और नेकी के करीब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जो कोई सवाल करना चाहता है वो कर ले, बाकी जिसने जाना है वो जा सकता है।